नमस्कार दोस्तों। अपने नए वीडियो में हम आज चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे। चाणक्य एक ऐसे महान राजनीतिक दार्शनिक हैं जिन्होंने अपने विचारों को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसका व्यवहारिक प्रयोग भी किया और एक महान साम्राज्य की स्थापना की और भारत को पहली बार एकीकृत किया और इतने बड़े महान साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य के बारे में यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, या फिर जो कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो पीजी या यूजी के छात्र हैं, उनके लिए तो ये उपयोगी है ही। साथ ही ये अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी है जो चाणक्य के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि चाणक्य का जो जीवन है और जो उनके विचार हैं वो हम सबके लिए उपयोगी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के क्यों ना हो। तो चलिए आज इस मज़ेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये बहुत मज़ेदार वीडियो रहने वाला है। चाणक्य का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि तो चाणक्य के विचार जानने से पहले हम उसके जीवन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी विचारक का जो विचार होता है उसके समय और परिस्थिति के अधीन होता है, और उसके जो जीवन में जैसी जैसी घटनाएं हुई हैं उसके विचार उसी तरह के होते हैं। तो पहले हम उसके जीवन के बारे में जानेंगे। तो चाणक्य का जन्म था वो 300 बीसी में करीबन हुआ था, और उनके जो माता पिता थे वो जैन संतों के संपर्क में रहा करते थे, जैन संतों से को बहुत मानते थे। तो जब चाणक्य पैदा हुआ है तो उनके घर में कुछ जैन मुनि आए, जैन संत आए। तो उनके माता पिता ने चाणक्य को, जो जो विष्णुगुप्त था, उनका 3 नाम वैसे प्रचलित हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो ऐसा माना जाता है कि उनका नाम तो विष्णुगुप्त रखे थे उनके माता पिता। तो विष्णुगुप्त को उनके जैन संतों को दिए होंगे कि बताइए मेरे बच्चे का क्या भविष्य रहेगा। तो जैन संत देखते हैं कि उनके बच्चा जो है उसका दांत होता है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी जो पैदा हुआ बच्चा उसका दांत होता है। तो वो बोलते हैं कि इसका तो दांत है और ये बच्चा ना बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो उनके बाकी कोई आदमी रहेगा तो उसको सुनाई देगा कि मेरा बच्चा राजा बनेगा, तो बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन जो विष्णुगुप्त था, उनके जो माँ बाप थे वो दुखी हो जाते हैं। उनके पिता बोलते हैं कि महाराज हम तो इसको चाहते थे कि ये बहुत बड़ा जैन संत बने, बहुत बड़ा टीचर बने, ये तो आप बता रहे हो कि राजा बनेगा। तो वो दुखी हो जाते हैं। तो जैन मुनि बोलते हैं कि अगर हम इसके दांत को निकाल दें, अगर हम इसके दांत को निकाल देंगे तो ये किंग नहीं बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा किंग मेकर बनेगा, बहुत बड़ा शिक्षक बनेगा और किंग मेकर बनेगा अगर हम इसके दांत को निकाल दें तो फिर शायद उनका दांत को निकाल दिया गया। और जो चाणक्य हैं उसके बाद वो अच्छे से शिक्षा ग्रहण करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करके तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर बन जाते हैं। तक्षशिला कंधार में है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी का पाकिस्तान है और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उसके उस एरिया में है। तो तक्षशिला के वो प्रोफेसर बन जाते हैं, जिसमें वो फॉरेन अफेयर्स या इंटरनेशनल रिलेशन और ये सब चीज़ें पढ़ाते थे, विदेशी संबंध और सब चीज़ें पढ़ाया करते थे। तो 300 बीसी की ये बात है। तो जब उस समय वो पढ़ाया करते थे, उस समय एक संकट था भारत के सामने कि जो सिकंदर है, जो उस समय यूनान का राजा था, वो भारत में आक्रमण करने वाला था, क्योंकि वो विश्व विजय में निकला हुआ था और वो फारस मतलब अभी का ईरान को हराते हुए भारत की ओर बढ़ रहा था। तो जो चाणक्य था उसको डर था कि ये आएगा यहाँ पे तो ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि चाणक्य का एक सिद्धांत था और ये माना करता था वो कि जो विदेशी राज्य होता है वो कभी भी आपके लिए हितकारी नहीं होता, वो कभी भी आपका भला नहीं करेगा। तो विदेशी राज्य को हमको नहीं रहने देना अपने देश में। लेकिन भारत की समस्या ये थी कि बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे जब अंग्रेज आए तब बटा हुआ था भारत, लेकिन अंग्रेज आए तब हमारे पास चाणक्य नहीं था। लेकिन जब सिकंदर आया तो हमारे पास चाणक्य था। तो चाणक्य ये देखा कि छोटे छोटे राज्य हैं और आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तो चाणक्य बोला कि हमको इसको एक करना पड़ेगा, और उसके लिए वो पहुंच जाता है धनानंद के पास। है ना, सिकंदर आ रहा था, धनानंद के पास पहुंच जाता है। धनानंद के पास जाते हुए रास्ते में वो ये देखता है, जब वो मगध पहुंचता है तो मगध में देखता है कि जो धनानंद के सैनिक हैं, उसका जो उसके लोग हैं वो जनता को बहुत परेशान कर रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूल कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं, उनको बिल्कुल परेशान करके रखे हुए हैं। तो ये सब देखता हुआ वो धनानंद के पास पहुंचता है। धनानंद बहुत ही भोग विलास में लिप्त रहने वाला राजा था, और शराब में वो धुत रहता था, डांस देखता रहता था बैठे बैठे, जैसे एक भोग विलासी राजा होता है वैसा था धनानंद। तो
लेकिन क्या होता है, चाणक्य जब जाता रहता है तो एक कहानी है कि उसके पैर में एक कांटा गड़ जाता है। तो वो बोलता है कि मैं कांटा एक गड़ जाता है, तो बोलता है मैं इसके पूरे पेड़ को यहाँ से निकाल फेंकूंगा, और उसके पेड़ को जो पौधा रहता है, पेड़ तो नहीं रहता, जो पौधा रहता है कांटे का, उसको पूरा वो जड़ से समूल निकाल के फेंकने लगता है, जहाँ पे वहाँ पे जितने कांटे के पौधे रहते हैं सबको फेंकने लगता है। तो जो धनानंद का प्रधानमंत्री रहता है वो उसको देखता है, बोलता है ये कौन है भाई, कि बोलता है क्या कर रहे हो, तो बताता है कि मैं एक कांटा मेरे पैर में गड़ गया था, मैं इसको निकाल के फेंक रहा हूँ। वो प्रधानमंत्री बोलता है ये कितना दृढ़ निश्चयी आदमी है कि एक कांटा इसके पैर में पड़ गया तो ये यहाँ के पूरे पौधों को उखाड़ के फेंक रहा है। तो उससे पूछता है कि क्या आपको देखा नहीं हूँ यहाँ पे, आप किस लिए आए हो, तो बताता है कि मुझे धनानंद से मिलना है। वो बोलता है कि हाँ मिल सकते हो, आज तो वैसे भी वो ब्राह्मणों से मिल रहे हैं, ब्राह्मणों को कुछ पैसा ऐसा दे रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, आप भी चलो मिल लो। तो चाणक्य फिर उसके साथ साथ पहुंच जाता है धनानंद के दरबार में। धनानंद को लगता है कि ये भी पैसा ऐसा लेने आया है, तो उसको पैसा देने लगता है। तो चाणक्य बोलता है कि देखो महाराज, मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ, मैं दूसरे ही काम से आया हूँ। तो धनानंद बोलता है बताओ किस काम से आए हो भाई। तो चाणक्य बोलता है कि देखो मैं बता तो दूं, लेकिन सत्य सुनने की आपके में क्षमता नहीं होगी, और सत्य जो है ना बहुत ज़्यादा कष्टप्रद होता है, सत्य सुनना हर किसी के बस में नहीं होती, इसलिए मैं नहीं ही बताता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो धनानंद बोलता है कि भाई मैं सुन सकता हूँ सत्य, बहुत क्षमता है मेरे पास सत्य सुनने के लिए, तुम बताओ, और तुमको मैं अभय दान देता हूँ, तुमको नहीं मारूंगा, कुछ भी बोलना है, जो बोलना है बोलो। तो चाणक्य फिर बोल देता है कि आप अपने राज्य में इतना अत्याचार फैला के रखे हो, आप यहाँ पे मजा कर रहे हो, आप पूरा उसको बोल देता है। और बोलता है कि वहाँ से सिकंदर आ रहा है, आपको कुछ पता नहीं है, वो भारत की ओर बढ़े जा रहा है, सब चीज़ बताता है। तो धनानंद बहुत गुस्सा हो जाता है कि मेरे तुच्छ ब्राह्मण मेरे पास आके कैसे ये सब बोल रहा है। तो धनानंद उसको बोलता है कि तू निकल जा यहाँ से, तेरे को अभय दान दिया हूँ कि नहीं मारूंगा, लेकिन यहाँ से भाग जा, तू दिखना नहीं अगली बार यहाँ पे, अगली बार दिखा तो पक्का मार दूंगा। तो चाणक्य को बहुत अपमान करता है धनानंद, और इस कारण से ना चाणक्य अपने केश खोल लेता है, शिखा को खोल देता है, और बोलता है कि जब तक मैं तुम्हारे साम्राज्य को ख़त्म नहीं कर दूंगा, मैं अपनी जो बाल है उसको नहीं बांधूंगा। और उसके बाद चाणक्य जो है वहाँ से निकलता है, और फिर उसके धनानंद के राज्य को तो ख़त्म करना था, अब वहाँ पे प्रण तो ले लिया था, अब उसको कैसे करे। तो इसमें कुछ कहानियाँ हैं, स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये एक चंद्रगुप्त नाम का होता है बच्चा, और उससे वो मिलता है, वो कैसे मिले और चंद्रगुप्त किस कहाँ का था, किस वंश का था, ऐसा स्पष्ट हमको कहीं पे नहीं मिला कहीं पे, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा, अलग अलग कहानियाँ हैं। तो चंद्रगुप्त से मिलता है चाणक्य, और उसको दिखता है कि ये बहुत अपार प्रतिभाशाली बच्चा है, और चंद्रगुप्त को बोलता है कि मैं तुझको ट्रेनिंग दूंगा, तेरे को सिखाऊंगा। तो फिर चाणक्य उसको बढ़िया से ट्रेनिंग देता है चंद्रगुप्त को, और ट्रेनिंग देने के बाद वो आक्रमण कर देता है धनानंद के ऊपर। आक्रमण करता है तो पहले आक्रमण में तो चाणक्य और चंद्रगुप्त हारने लगते हैं, और धनानंद बहुत पिटाई करता है इनकी। इन लोग सोचे नहीं होते कि धनानंद के पास इतनी शक्ति होगी, धनानंद बहुत पीटता है, तो दोनों भाग जाते हैं, भागने लगते हैं लोग। और भाग के ना क्या एक कहानी है कि भाग के लोग एक बूढ़ी महिला रहती है उसकी कुटिया में छुप जाते हैं। तो बूढ़ी महिला ना अपने बच्चे को जो खाना खिलाती रहती है, उसका बच्चा या पोता जो भी होगा, तो उसका पोता बहुत भूखा रहता है, तो वो सीधा ना जो खाना है दाल चावल है तो उसके बीच में हाथ डाल देता है, उसका हाथ जल जाता है। तो बुढ़िया बोलती कि तू यही फिर पागलों जैसा काम कर रहा है, तू चंद्रगुप्त तो चाणक्य जैसा पागलपन कर रहा है। देख उन लोग तो वो सुनते हैं यार कि हमारी बात हो रही, बोलती कि तू उनके जैसा पागलपन कर रहा है, खाना खाना है तो उसको किनारे से खाओ, बीच में सीधा हाथ मत डालो। तो इनको समझ आ जाता है कि हाँ, हम सीधा धनानंद से लड़ेंगे, सीधा राज्य के खिलाफ हम युद्ध शुरू कर देंगे तो राज्य से हम कभी नहीं जीत सकते। तो हमको धीरे धीरे अपने शक्ति को बढ़ाना होगा, किनारे किनारे के राज्य को जीत के अपनी शक्ति बढ़ाएंगे, और जब हम थोड़े शक्तिशाली हो जाएंगे धनानंद के जितने, तब धनानंद से लड़ेंगे। तो फिर ये अपनी शक्ति बढ़ाने लगते हैं। तो जो पंजाब का हिस्सा है, जो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है, क्योंकि उस समय अब सिकंदर वापस लौट रहा था, भारत नहीं आता है सिकंदर। क्या होता है, सिकंदर ना जब उसको फारस को जीतता हुआ, ईरान को जीतता हुआ अफ़गानिस्तान पहुंचता है, और अफ़गानिस्तान का जो राजा होता है वो हार मान लेता है सिकंदर से, उससे युद्ध नहीं। उसके बाद वो वहाँ आता है पोरस के राज्य में, और पोरस उससे बढ़िया युद्ध करता है, लेकिन पोरस बेचारा हार जाता है सिकंदर से, लेकिन बहुत अच्छे तरह से युद्ध करता है। तो उसकी सेना को टक्कर देता है पोरस, छोटा सा राज्य होता है लेकिन बढ़िया लड़ता है।
तो उसकी सेना को ये डर हो जाता है, एक तो वो बहुत दूर से आ रहे थे, थक गए थे। दूसरा उनको डर होता है कि इतना छोटा सा राज्य इतना जब लड़ा भारत का, तो जो अंदर जाएंगे तो और भी राज्य होंगे, वो भी ऐसे ही लड़ेंगे, और हम लोग थक भी गए हैं, तो उनको डर लगने लगता है। तो वो उसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर देती है और वो पीछे लौटने लगता है। तो जब पीछे लौट जाता है वो, और बाद में मर भी जाता है जाते हुए, तो वहाँ के जो क्षेत्र हैं जिनको जीता था सिकंदर, अब वहाँ पे ना उसकी जो सिकंदर के जो राज्य से निकलने का उन लोग कोशिश करने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। और चाणक्य को ये अवसर दिखता है, तो वो चंद्रगुप्त से बोलता है कि ये विद्रोही हैं जो, इनको तुम साथ दो इनका, और इनके लीडर बन जाओ और इन राज्यों को स्वतंत्र करो और इनको अपनी सेना में मिलाओ। तो चंद्रगुप्त बोलता है ठीक है गुरुजी, जो भी चाणक्य बोलता था चंद्रगुप्त उसको मान जाता था, ज़्यादा वाद विवाद नहीं करता था। तो चंद्रगुप्त उसकी बात मान के उन राज्यों को जीतने लगता है और अपना क्षेत्र बढ़ाने लगता है। हमको यहाँ पे ये देखने को मिलता है, देखो कभी भी राज्य से सीधा युद्ध नहीं करना चाहिए। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि जो राज्य विरोधी तत्व हैं, कुछ नक्सली हैं या फिर बाकी हैं, ये सीधा राज्य से नहीं लड़ते, या फिर उन लोग छोटे छोटे क्षेत्रों को अपना जो जंगल है वहाँ पे कब्जा करते हैं और अपना क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ाते हैं। सीधा राज्य से लड़ेंगे तो इनको पता है कि हम तुरंत आ जाएंगे, तो इन लोग इसी नीति का पालन करते हैं कि हम अपनी शक्ति बढ़ाएं उसी तरह से। तो फिर जो चंद्रगुप्त है वो अपनी शक्ति बढ़ाता है, बहुत शक्तिशाली होता है, फिर धनानंद से लड़ता है और जीत जाता है, और वो मगध का सम्राट बन जाता है। तो चाणक्य ने अपनी उस समय बुक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में जो बातें की है उसने, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए या हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने उसकी जीवन के बारे में जाना, अब हम अर्थशास्त्र में चाणक्य ने क्या क्या बताया है वो जानेंगे। अर्थशास्त्र, अब अर्थशास्त्र के बारे में जाने तो अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण है। देखो 15 अधिकरण है, 150 अध्याय है और 180 प्रकरण है। और जो ये 15 अधिकरण है ये भी 3 पार्ट में है। पहला है आंतरिक प्रशासन के बारे में, राज्य के आंतरिक प्रशासन के बारे में 1 से लेके 5 तक है आंतरिक प्रशासन के बारे में। दूसरा है राज्य के विदेशी संबंध के बारे में, क्योंकि चाणक्य यही सब पढ़ाया करता था, उसको इस चीज़ का बहुत नॉलेज था, तो विदेशी संबंध के बारे में है। और ये 6 से लेके 13 तक, मतलब 6 से लेके 13 अधिकरण तक विदेशी संबंध के बारे में है। और तीसरा अन्य विषयों की चर्चा किया है 14 और 15 में। ठीक है, तो चाणक्य ऐसे लिखा है 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरणों में। और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा है ना, इसको अर्थशास्त्र को। तो इसमें क्या क्या लिखा है, जैसे शुरुआत वो किया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कि राज्य कैसे बना, स्टेट कैसे बना। तो इसको लेके ना भारतीय जो दर्शन है उसमें दैवी उत्पत्ति का बहुत चर्चा होती थी, कि जो भगवान है उन्होंने मनु नाम का एक है, उनको पहला राजा बनाया और उससे भगवान ने उनको अपनी शक्ति दी, और वो अलग अलग जो भगवानों के गुणों से मिलकर बना है, इसलिए लोगों को उनका राजा को मानना चाहिए, ऐसा था। दैवी उत्पत्ति भारत में चला करती थी। लेकिन जो मनु है उन्होंने दैवी उत्पत्ति की बात की, लेकिन जो कौटिल्य है इन्होंने राज्य की उत्पत्ति का समझौता सिद्धांत या सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया। सामाजिक समझौता सिद्धांत, वो बोले कि राज्य की उत्पत्ति भगवान ने ऐसे नहीं की, वो बोले कि जो संसार था उसमें मत्स्य न्याय था। ऐसी ही बात हमको दिखती है शांति पर्व में, भीष्म पितामह ने बतवाई। तो इन्होंने कहा कि मत्स्य न्याय था, मतलब जो माइट इज़ राइट का कॉन्सेप्ट चलता था। जो शक्तिशाली लोग थे वो कमज़ोर लोगों को मार पीट रहे थे, जो शक्तिशाली लोग थे वो दूसरों को मार देते थे। जैसे समुद्र में जो बड़ी मछली होती है वो छोटी मछली को खा जाती है, वैसे ही जो समाज के शक्तिशाली लोग थे कमज़ोरों को पीट रहे थे, तो अराजकता व्याप्त थी समाज में। तो ये मत्स्य न्याय की जो मत्स्य न्याय जो चल रहा था, इसको ख़त्म करने के लिए लोगों ने आपस में समझौता किया। मतलब इससे क्यों किया, क्योंकि शक्तिशाली लोगों को भी खतरा था
कि कमज़ोर लोगों को तो खतरा था ये कि जो शक्तिशाली है वो उनको मार देगा, लेकिन शक्तिशाली को ये भी खतरा था कि कमज़ोर सब आपस में मिलके मुझे मार सकते हैं। तो सभी का जीवन जो था ना क्षण-भंगुर था, मतलब किसी को नहीं पता था कि कितना दिन ज़िंदा रहेंगे। इसलिए कुछ नहीं थी, ना प्रॉपर्टी थी, क्योंकि कोई प्रॉपर्टी क्यों बनाएगा जब उसको जीवन का ही कुछ भरोसा नहीं है कि कितना देर तक ज़िंदा रहूँगा। तो बहुत अराजकता व्याप्त थी समाज में, कोई किसी पे विश्वास नहीं करता था। तो इस मत्स्य न्याय को ख़त्म करने के लिए लोग एक जगह आए और बोले कि हम इस व्यक्ति को अपना राजा बनाते हैं और ये हमारे ऊपर दंड का प्रयोग कर सकता है, मतलब हमें सज़ा दे सकता है, हमें रेगुलेट कर सकता है। तो ये मत्स्य न्याय की ख़त्म करने के लिए राज्य की स्थापना की गई, ऐसा कौटिल्य बोलते हैं। और इसीलिए कौटिल्य ना दैवी उत्पत्ति को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो बोले कि राजा जो है ना, राजा बना दिए लोग सबको ये समझौता करके, तो राजा धर्म के माध्यम से और दंड के माध्यम से लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करेगा। और ये भी कौटिल्य पहली बार ये बात करते हैं भारतीय दर्शन में या फिर कहीं भी, क्योंकि पश्चिम में तो उस समय इस तरह का दर्शन शुरू ही नहीं हुआ था, भारत में ही हुआ था। तो कौटिल्य बोलते हैं कि अगर राजा अपने धर्म को का पालन करने में असमर्थ है, अगर राजा लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहा है या राजा लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप राजा को हटा सकते हो। ये पहली बार किसी विचारक ने ऐसी बात की थी कि राजा को हटा सकती है जनता। और ऐसा उसने किया भी व्यवहार में कि धनानंद जब लोगों पर अत्याचार कर रहा था तो कौटिल्य ने उसे हटा दिया। तो ये कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति का विचार है। अब हम कौटिल्य के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक, उसके सप्तांग सिद्धांत के बारे में जानेंगे। सप्तांग सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य बोलता है कि जो राज्य है वो 7 अंगों से मिलकर बना है। जिस तरह से हमारा शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर बनता है ना, वैसे राज्य भी बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, कौटिल्य बोला। तो कौटिल्य बोला कि 7 अंगों से मिलकर बना है, और इसे बोलते हैं कि ये ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है, कि राज्य को शरीर की भांति मानता है। तो 7 अंग हैं उसके, जो है स्वामी, अमात्य, दंड, कोश, चिकित्सा वचार, जनपद, दुर्ग, और 7वां है मित्र। अब हम इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो 7 अंग हैं, स्वामी, अमात्य, दंड, कोश, जनपद, दुर्ग, मित्र। तो जो स्वामी है मतलब राजा है, इसको राजा को बोला कि ये तो सिर है, जो हमारे जो राज्य है उसका सिर है स्वामी, सबसे महत्वपूर्ण है राजा। तो बोला स्वामी सिर होता है। उसके बाद जो अमात्य है, अमात्य को वो बोला आँख है। अमात्य जो राज्य है उसका आँख है, जिस तरह से मंत्री की बात किया। और ये 3 प्रकार के मंत्री होंगे बोला। मंत्रिमंडल की बात किया था वो, कि मंत्रिमंडल होगा और 3 प्रकार का होगा। जैसे एक होता है उत्तम, एक होता है मध्यम, एक होता है क्षुद्र। जैसे हमारे अभी के व्यवस्था में भारत में देखने को मिलता है ना, कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर जो होते हैं, इसी तरह से उत्तम, मध्यम और क्षुद्र 3 प्रकार के मंत्री होंगे बोला। इसके बाद वो बोला कि क्या है जनपद। जो जनपद है वो राज्य की जंघाएं हैं। जनपद मतलब कि जहाँ पे राज्य रहता है, जनता जहाँ रहती है, जो उसको जनपद बोलेंगे। चौथा है दुर्ग। तो कौटिल्य ने ना दुर्ग को क्या मानता था कि ये बाहें हैं राज्य की, और 4 प्रकार के दुर्ग बोला। एक होता है औदिक दुर्ग। ये सब सवाल आ सकता है एग्जाम में कि कितने प्रकार की दुर्गों की बात की है, तो 4 प्रकार के होते हैं। औदिक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, और चौथा होता है वन दुर्ग। जो औदिक दुर्ग है, देखो जैसे इनके नाम से पता चलता है कि जो वन दुर्ग है, मतलब जो दुर्ग रहेगा राजा का वो जंगलों से घिरा होगा, उसको वन दुर्ग बोलेंगे। जो पार्वत दुर्ग है, मतलब जो पार्वत दुर्ग है वो पर्वतों से घिरा रहेगा, ठीक है। औदिक दुर्ग है जो, वो जल से घिरा रहेगा, मतलब जो दुर्ग रहेगा उसके चारों तरफ जल रहेगा। आप कई पिक्चरों में देखोगे, कई मूवीज़ में देखोगे, बाहुबली में, कि जो उनका राजा का महल रहता है चारों तरफ से पानी से, नदी से घिरा रहता है, कि कोई भी जो दुश्मन है वो घुस नहीं पाता, और उस पानी में वो लोग मगरमच्छ छोड़ के रखे रहते हैं। तो वो औदिक दुर्ग हो गया।
पार्वत दुर्ग मतलब कि जो दुर्ग है वो पर्वत में रहेगा या पर्वतों से घिरा रहेगा। जैसे आप राजस्थान के जो राजा महाराजाओं का देखोगे महल, तो बड़े बड़े वो पहाड़ियों में रहता है, वहाँ पे चढ़ नहीं पाते थे मुगल। वो मतलब 6 महीना डेरा डाले हैं बाहर, क्योंकि वो उसको फतह ही नहीं कर पाते थे। तो वो होता है पार्वत दुर्ग। एक होता है धानवन दुर्ग, मतलब ये दुर्ग होता है ये मरुस्थल मतलब डेजर्ट में रहता है, ठीक है। और वन दुर्ग मतलब जंगलों के बीच होता है। तो कौटिल्य 4 प्रकार के दुर्गों की बात करता है। अगली बात करता है वो कोष की। तो कोष को वो बोलता है कि ये मुख है राज्य का, मतलब कि ये जब तक राज्य टैक्स नहीं लेगा, जब तक कोष मतलब कि जो राज्य को टैक्स लेता है या फिर जो जो लोगों से टैक्स लेता है, राज्य में जो पैसा रहता है उसको कोष बोला। तो टैक्स नहीं लेगा तो वो लोगों का वेलफेयर कैसे करेगा या फिर सेना कैसे रखेगा, है ना। तो टैक्स सबसे महत्वपूर्ण है, कोष बहुत महत्वपूर्ण मानता था वो। अगला है दंड। कौटिल्य ने दंड को सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा था। दंड को ना वो राज्य का मस्तिष्क बोलता था। जिस तरह से हमारे शरीर में मस्तिष्क, हमारा जो दिमाग है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से वो ना दंड को बहुत महत्वपूर्ण मानता था, ठीक है। इसीलिए उसकी जो नीति है उसको दंड नीति भी बोलते हैं। दंड को बहुत महत्वपूर्ण मानता था और वो बोलता था कि दंड देते टाइम आप कभी भी भेदभाव मत करो। राज परिवार का कोई सदस्य है तो उसको भी अपराध के लिए उतना ही दंड दो जितना बाकी व्यक्ति को दे रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ वो ये भी बोलता था कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर दंड दो, है ना। तो ये सब चीज़ें भी उसकी थी, लेकिन वो बोलते थे कि सबको दंड एक जैसा देना चाहिए। सेना को भी दंड देना चाहिए, उच्च कुल का व्यक्ति अगर गलत कुछ किया है तो उसको भी दंड देना चाहिए। तो इसीलिए वो बोलता था कि दंड। और अगली बात कि न्याय व्यवस्था होनी चाहिए राज्य में। और न्याय व्यवस्था के लिए वो 2 प्रकार के न्यायालयों की बात करता है, ठीक है। एक होता है धर्म स्थलीय और एक होता है कंटक शोधक। धर्म स्थलीय ये दीवानी न्यायालय होता है, मतलब कि सिविल कोर्ट होता है, इसमें दीवानी मामले देखे जाते हैं। और जो कंटक शोधक होता है ये फौजदारी मतलब होता है न्यायालय, जिसमें क्रिमिनल केस देखे जाते हैं कि कोई किसी को मार दिया, मतलब किसी को अब लूट लिया, तो ये सब कंटक शोधन में। और धर्मस्थली दीवानी मामले हैं। इसके साथ ही वो बोलता है कि जो न्याय होगा, न्याय भी 2 प्रकार का होगा। ये तो न्यायालय होगा 2 तरह के, न्याय भी 2 तरह का होगा। इसमें आपको अरस्तु से इसका सिमिलरिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो न्याय में बोलता है कि एक तो वितरणात्मक न्याय होगा और दूसरा एक होता है सुधारात्मक न्याय। तो मतलब कि कौटिल्य बोलता था, ऐसी बात अरस्तु की है इसलिए अरस्तु निकल रहा है मेरे मुंह से। तो न्याय 2 तरह से होगा। एक तो वितरणात्मक न्याय, मतलब पद सेवाएं जो भी है, पुरस्कार, इनका वितरण किस आधार पे हो, ये वितरणात्मक न्याय। तो ये अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। यदि कोई ज़्यादा प्रतिभावान होगा तो उसको अधिक वितरण किया जाएगा, कोई कम प्रतिभावान है उसको कम किया जाएगा। तो ये वितरणात्मक न्याय एक है। दूसरा है सुधारात्मक न्याय, मतलब कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है, अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको सुधारने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए क्या होगा, तो ये लीगल ये है न्याय है। सुधारात्मक न्याय व्यक्ति को सुधारने के लिए जो न्याय का प्रयोग करते हैं, सुधारात्मक न्याय। आखिरी है मित्र। तो बोला कि राज्य को अगर बने रहना है तो उसको मित्र की बहुत ज़रूरत होती है। तो मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश को उन्नति करने के लिए। जिस तरह से भारत को अभी उन्नति करना है तो उसको अमेरिका से मित्रता रखनी है, इसराइल से या फिर रशिया से। तो हमको भी मित्र की ज़रूरत है, उस समय भी उतनी ही ज़रूरत है मित्र की राज्य को। तो अरस्तु मित्र की बात करता है। तो इस तरह सप्तांग सिद्धांत में वो 7 बातें करता है। और सप्तांग सिद्धांत केवल कौटिल्य में नहीं है, ऐसा आपको शुक्र में भी देखने को मिलेगा। शुक्र भी ये बात किया है। उसी तरह से आपको भीष्म में, मनु, सब सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं। इसके बाद कौटिल्य ने एक और सिद्धांत दिया जो उसका बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। इसको अच्छे से समझिए, इससे भी सवाल बहुत आता है। अभी मैं एक एग्ज़ाम दिया था जिसमें यहाँ से सवाल आया था मंडल सिद्धांत से। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कौटिल्य ने विदेश नीति का वर्णन करने के लिए इसको दिया है और बोला कि राज्यों का व्यवहार एक दूसरे से कैसा होगा ये मैं मंडल सिद्धांत में बताऊंगा। तो इसमें बोला कि बीच में आपका राज्य होगा, जिसको वो बोला कि विजिगुषु, मतलब 12 राज्यों का वर्णन किया है। तो बीच में जो राज्य होगा, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है तो ये विजिगुषु है, मतलब विजय की आकांक्षा रखने वाला,
इसके जो इसके जो दाएं में राज्य होंगे इसको बोलेंगे कि ये राज्य होगा, ये होगा अरी। अरी मतलब कि दुश्मन। जो हमारा जो सीमा साझा कर रहा है वो देश हमारा जो दुश्मन होगा, मतलब कि प्राकृतिक दुश्मन होगा। जैसे भारत का एग्जांपल दें तो ये पाकिस्तान हो गया कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन होगा। ठीक है। इसके बगल का जो राज्य होगा वो होगा मित्र, मतलब दुश्मन से जो सीमा साझा करेगा वो हमारा मित्र होगा। जैसे इसको अफगानिस्तान मान सकते हो। तो विजिगीषु उसके बगल में जो सीधा सीमा साझा करेगा वो होगा अरी। अरी के बगल में जो होगा वो मित्र होगा, क्योंकि दुश्मन इसका दुश्मन होगा तो दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है, तो ये हमारा दोस्त होगा। इसके बगल में जो राज्य होगा वो पाकिस्तान, मतलब कि हमारे अरी का दोस्त होगा। तो दुश्मन का दोस्त दुश्मन कहलाता है। तो इसको बोलते हैं अरी मित्र, चौथे राज्य को अरी मित्र, और ये हमारा दुश्मन होगा। इसके बगल में जो होगा इसको बोलते हैं मित्र मित्र, क्योंकि ये हमारे मित्र का दोस्त है। तो दोस्त का दोस्त भी दोस्त होता है। ठीक है। इसके बगल में होगा इसको बोलते हैं अरी मित्र मित्र, क्योंकि जो अरी के मित्र है उसका मित्र ये है। तो दुश्मन के दोस्त का दोस्त भी हमारा दुश्मन होता है, ऐसा बोला चाणक्य। ठीक है। दूसरे तरफ एक होता है पाश पाषड़ी ग्राह। मतलब पाषड़ी ग्राह मतलब कि ये अरी हो गया, मतलब हमारा दुश्मन होता है ये, क्योंकि हमसे सीमा साझा करेगा, पाषड़ी ग्राह। इसके बगल में होता है आक्रंदा। आक्रंद जो है ना वो हमारा दोस्त होगा, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन है ये। इसके बगल में होगा उसको बोलते हैं पाषड़ी ग्राहासार, मतलब दुश्मन का दोस्त है, मतलब हमारा भी दुश्मन होगा। और इसके बगल में होगा वो आक्रंदा आक्रंदासार है, मतलब वो हमारे दोस्त का दोस्त है इसलिए हमारा दोस्त होगा। तो ये सब याद हो जाएंगी आपको कुछ समय में, अच्छे से आप देखोगे तो। एक दो राज्यों की और बात किया, जो विजिगीषु और अरिक से सीमा साझा करता है एक राज्य, उसको कौटिल्य बोला कि ये होता है मध्यमा। मध्यमा, और ये जो मध्यमा है ये बहुत शक्तिशाली होता है। जैसे चाइना है, वो भारत और पाकिस्तान दोनों से सीमा साझा करता है। तो जो मध्यमा है वो बहुत शक्तिशाली होता है। और एक 12वां जो राज्य है, ये 11 हो गए, 12वां एक और राज्य की चर्चा करता है जिसको बोलते हैं उदासीन। जो विजिगीषु और अरी दोनों से सीमा साझा नहीं करता, वो किनारे रहता है, उसको किसी से मतलब नहीं होता। जैसे कि अमेरिका। अमेरिका ना फर्स्ट वर्ल्ड वार तक बिल्कुल उदासीन था, वो दुनिया से लेना देना नहीं रखता था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो घुसा युद्ध में, और जिस पक्ष में घुसा उसको वो जिता दिया। तो वैसे ही होता है जो हमारा उदासीन है, ये वैसे तो किसी से लेना देना नहीं रखता है, लेकिन ये अगर किसी भी पक्ष में आया मतलब वो पक्ष जीत जाएगा, तो ये उदासीन हो गया। तो कौटिल्य ने ऐसे इस तरह से 12 राज्यों की जिक्र किया है। ठीक है। इसके बाद कौटिल्य बोला कि 6 नीतियां रखते हैं ये राज्य एक दूसरे के लिए। ठीक है। तो इनको बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद, मतलब ये 4 नीतियां हैं। इनके साथ साथ वो 6 नीतियों की बात किया जिसको षड्भुत नीति बोलते हैं। एक सेकंड। ठीक है। मतलब 6 प्रकार की नीतियां रखते हैं, 6 गुण या 6 लक्षण होते हैं। वो बोला संधि, विग्रह, आसन, यान, संश्रय, वैधि भाव। संधि का मतलब होता है कि जो दूसरे देश से संधि कर लेना, दूसरे देश के साथ हाथ मिला लेना, कोई सा समझौता कर लेना। वो बोलता है कि संधि सबसे बेस्ट है, क्योंकि संधि में कोई युद्ध करने की ज़रूरत नहीं, बढ़िया समझौता कर लिए तो संधि बढ़िया होती है। बोला संधि। विग्रह मतलब होता है कि झगड़ा करना। विग्रह मतलब होता है झगड़ा, बढ़िया, मतलब कि जब आपको लगे कि ये समझौते से नहीं मान रहा तो उससे झगड़ा करो, इसका अर्थ है विग्रह। आसन का मतलब है कि जब आपके हाथ में कुछ ना रहे, अभी आप मतलब आप देख रहे हो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो आसन लगा के शांति से बैठ जाओ, मतलब कि कुछ ना करना, शांति रहना। यान का मतलब है कि जब आप शक्तिशाली रहो तो दूसरे देश पे हमला करो और उसको हरा दो, हरा के उसको भगा दो, ऐसा है यान। मतलब यान है युद्ध कर लेना। तो जब आप शक्तिशाली रहो तो युद्ध करो और अपना साम्राज्य विस्तार करो बढ़िया से।
ठीक है। अगला है कि संश्रय, मतलब ये संश्रय देख बताता हूँ अभी। अगला है द्वैधी भाव, मतलब कि संधि और विग्रह दोनों नीतियों को जब आप पालन करोगे तो इसको बोलते हैं। तो द्वैधी भाव का मतलब यही है कि आप संधि का भी यूज़ करो और साथ साथ विग्रह का भी यूज़ करो। मतलब आप एक साथ राजा से समझौता भी कर रहे हो और उसको डरा भी रहे हो, है ना। संश्रय का मतलब ये हो जाता है कि जब आपको ये समझ आ गया कि मैं नहीं जीत सकता यहाँ पे, जब आपके सामने कोई शक्तिशाली राजा है तो उसके सामने अपने को समर्पण कर दो, अपना आत्मसमर्पण करो, उससे झगड़ा लड़ाई मत करो, समर्पण कर लो, उसकी बात मान जाओ और अपनी शक्ति फिर बढ़ाते रहो धीरे धीरे। तो जब आप शक्तिशाली रहो तब झगड़ो भाई, बिना शक्ति के आप मत झगड़ा लड़ाई करो। ये षडगुण नीति में चाणक्य इन 6 नीतियों की बात करता है, ठीक है। तो इसी तरह से वो 4 पुरुषार्थों की बात भी करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये उसके 4 पुरुषार्थ हैं चाणक्य के। तो इसी सब कारणों से ना एक चिंतक हुआ था जिसका नाम मैक्स वेबर, ये सोशोलॉजिस्ट था। इसने कहा कि जो ये कौटिल्य है, ठीक है, ये कौटिल्य है, ये मैकियावेली का, मतलब मैकियावेली से भी ज़्यादा खतरनाक है। और इसको बोला कि ये उग्र मैकियावेलीवाद है। कौटिल्य का जो सिद्धांत है वो उग्र मैकियावेलीवाद है। मैक्स वेबर बोलता है कि कौटिल्य का जो सिद्धांत है यह उग्र मैकियावेलीवाद है और मैकियावेली का सिद्धांत इसके सामने, कौटिल्य के सामने कम हानिकारक है। लेकिन प्रोफेसर इसको जवाब देते हैं प्रोफेसर मधुकरण शरण श्याम चतुर्वेदी। वो बोलते हैं कि अब क्या बात कर रहे हो, कैसे बोल दे रहे हो कि उग्र मैकियावेलीवाद है, बल्कि कौटिल्य का तो सिद्धांत बहुत अच्छा है। मैकियावेली तो एकदम स्पष्ट रूप से साम्राज्यवादी है, लेकिन कौटिल्य कहीं से साम्राज्यवादी नहीं है। वो राज्य की रक्षा के लिए विस्तार की बात करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो राजा है वो बहुत गुणवान है, उसके साथ साथ वो कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो आप उसको उग्र मैकियावेली नहीं बोल सकते, और ये आपका पूर्वाग्रह है, बोलता है मधुकर शरण श्याम चतुर्वेदी, ठीक है। इसके साथ साथ कौटिल्य कौटिल्य ना 3 प्रकार के युद्ध होते हैं बोला। कौटिल्य बोला कि 3 प्रकार के युद्ध होते हैं, ठीक है। युद्धों के प्रकार बताया। वो बोला है कि एक होता है पराक्रम युद्ध, इसमें डायरेक्ट वॉर होती है, मतलब कि आप दूसरे देश पे सीधा हमला कर दो, उसको बता चेता के कि मैं हमला करने वाला हूँ, बच सकता है तो बच ले, युद्ध करो, हराओ और उसको अपने में मिला लो। तो मतलब डायरेक्ट युद्ध होता है, इसको पराक्रम युद्ध बोलते हैं। दूसरा एक होता है कूट युद्ध। कूट युद्ध का मतलब होता है गोरिल्ला वार, जब आप कम शक्तिशाली हो अपने अपोनेंट से तो आप कूट युद्ध करो, आप डायरेक्ट वॉर मत करो, क्योंकि आप सीधे युद्ध में तो, पराक्रम युद्ध में तो हार ही जाओगे उससे। तो फिर आप कूट युद्ध करो, जिसका प्रयोग शिवाजी करते थे, कि गोरिल्ला वारफेयर की यूज़ करते थे ना शिवाजी, तो उसको बोलते हैं कूट युद्ध। और तीसरा होता है तुष्णिम युद्ध। इसमें होता है, में होता है प्रॉक्सी वॉर, कि राजा मतलब राज्य सीधा युद्ध नहीं करता बल्कि प्रॉक्सी वार करता है। तो कौटिल्य बोला कि 3 तरह का युद्ध होता है, पराक्रम युद्ध, कूट युद्ध और तुष्णिम युद्ध। इसके साथ साथ वो 3 प्रकार की विजय की भी बात करता है। युद्ध तो 3 होंगे, तो युद्ध में विजय भी 3 तरह की होगी, 3 तरह की होगी, मतलब 3 तरह से विजय भी हो सकती है, और राजा भी 3 तरह के होते हैं। वो बोला कौन कौन सी विजय होती है या फिर किस किस तरह के राजा होते हैं। तो वो बोला है कि एक तो होती है धर्म विजय, मतलब जब आप सही साधनों का यूज़ करते हुए, मतलब अच्छी तरह से आप बता चेता के लड़ रहे हो, आप सही तरीके से आप जीत गए, तो इसको धर्म विजय बोलते हैं, ठीक है। मतलब एकदम जस्ट वार है ये। एक होती है लोभ विजय। लोभ विजय का मतलब है कि आप दूसरे देश के सेना को लोभ दिए, दूसरे देश के जो सेना का जो सेनापति है उसको लालच दिए कि तू हमारे तरफ हो जा, हम तुमको ये बना देंगे, ये सेना को लालच दिए, और लालच देके उसकी सेना को अपने तरफ मिला लिए और उस राज्य को हरा दिए। तो लोभ देके आप जीते हो ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं लोभ विजय, ठीक है। और एक होता है असुर विजय।
असुर विजय का मतलब होता है कि गलत साधनों का उपयोग करते हुए अगर कोई राज्य जीतता है तो उसको बोलते हैं असुर विजय। मतलब रात में आक्रमण कर दिया, या फिर आक्रमण किया तो उसके बाद उनके बच्चे या फिर महिलाओं को अपने कब्जे में कर लिया, आम जनता को मारा, तो ये असुर विजय होती है। तो कौटिल्य बोलता है कि तीन तरह की विजय होती है या तीन तरह के राजा होते हैं। एक होते हैं जो धर्म विजय करते हैं, एक होते हैं जो लोभ विजय करते हैं, और एक असुर विजय करते हैं एक। ठीक है, ऐसा कौटिल्य। इसके साथ साथ कौटिल्य बोला कि आप युद्ध तो जीत जाओगे, लेकिन आपको मतलब अपने युद्ध के बाद वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है, कल्याण करना है अपनी जनता का। तो बोला कि राजा में कुछ गुण होने चाहिए। जैसे वो एक चीज़ बोलता था कि राजा को 4.5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। ठीक है, 4.5 घंटे की नींद होनी चाहिए। मतलब आप में से जो भी राजा बनना चाहते हो ज़्यादा मत सोया करो, 5-6 घंटा, 4 घंटा ज़्यादा। तो ऐसा कौटिल्य बोलता था। दूसरा वो बोला कि शक्तिशाली होना चाहिए और तीव्र बुद्धि का होना चाहिए। ऐसी बात ना, शक्तिशाली वाली बात प्लेटो भी किया करता था और विवेकानंद भी किया करते थे कि आप ना बस बुद्धि का उपयोग मत करो, बल्कि आप शरीर अरीर भी अच्छा रखो, अपना शक्ति भी रखो। तो कौटिल्य बोलता था कि शक्तिशाली हो और तीव्र बुद्धि का हो, धार्मिक प्रवृत्ति का हो, मतलब कि धर्म को माने, ठीक है, सत्य बोलने वाला हो, ठीक है, और परस्पर विरोधी बात ना करे। मतलब ऐसा ना बोले कि कभी वो बोले कि मैं जनता का कल्याण करने के लिए आया हूँ, जनता तो मेरी पुत्र समान है पूरी जनता, और दूसरे दिन वो जनता को ही मार रहा है। तो ये तो परस्पर विरोधी बात हो गई ना। बोला कि परस्पर विरोधी बात नहीं होनी चाहिए राजा की, कृतज्ञ होना चाहिए। यदि राजा की कोई सेवा किया, यदि राजा का कोई के लिए कोई अच्छा किया तो उसके लिए भी अच्छा करे, है ना। लक्ष्य ऊंचा हो, टारगेट उसका हमेशा ऊंचा हो, छोटी सोच नहीं रखनी है, न छोटी बात करनी है। ठीक है, उत्साही हो, हमेशा हमेशा उत्साही रहना चाहिए, और अन्य राजाओं को वश में करने वाला होना चाहिए। तो ये सब राजाओं की कुछ विशेषताएं बताया कौटिल्य। वो बोला, अगली बात बोला कि भ्रष्टाचार को लेके, क्योंकि कौटिल्य जब मगध गया तो बहुत भ्रष्टाचार देखा धनानंद के शासन में। तो कौटिल्य बोला कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है हमको। तो उसके लिए वो बोला है कि आप ना इनका डिपार्टमेंट बदलो पहले तो, जो भी, क्योंकि जो भी अधिकारी हैं उनका विभाग आप बदलते रहो लगातार। क्योंकि वो बोला है कि आप समुद्र में रह के, मतलब पानी में रह के मछली कितना पानी पी रही है आप थोड़ी जानते हो। मछली पानी में है तो पानी तो पिएगी ही। या फिर किसी एक और एग्जांपल दिया कि अगर किसी के जीभ में आप शहद रख दोगे और उससे बोलो कि तुम उसका स्वाद ना लो, तो ये तो संभव नहीं है, वो शहद का स्वाद तो लेगा। इसीलिए जो भी नौकरशाह हैं वो तो भ्रष्टाचार कर सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, वो बोला कि इनका विभाग बदलते रहो लगातार। ठीक है, तो इनको एक विभाग में सेटल मत होने दो, और ये सब बीच बीच में जांच पड़ताल करते रहो। गुप्तचरों का बहुत महत्व था, तो गुप्तचरों को बहुत महत्व दिया कि इनका बहुत महत्व है, ये देखते रहें कि भ्रष्टाचार ना हो। तो इस चीज़ पे कौटिल्य का बहुत ध्यान था। जो गुड गवर्नेंस की बात अभी हम लोग 1985-87 में जो वर्ल्ड बैंक ने की, ये सब चीज़ें कौटिल्य पहले कह के चल दिया था अर्थशास्त्र में, गुड गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, इस पे कौटिल्य पहले बात कर दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू जब अपनी बुक लिखते हैं ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो जवाहरलाल नेहरू कौटिल्य को बोलते हैं कि ये भारत का मैकियावेली है। वैसे तो उल्टी बात बोलनी थी उनको कि मैकियावेली इटली का कौटिल्य है, क्योंकि कौटिल्य 300 BC में हुआ था, मैकियावेली अभी 15वीं-16वीं सदी में हुआ है। तो नेहरू जी ने अपनी डिस्कवरी इंडिया में बोला था कि भारत का मैकियावेली है। हेनरी किसिंजर है जो विदेश सचिव था अमेरिका का, उसकी बुक है वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें वो बोला कि जो अर्थशास्त्र है वो शक्ति आधारित है, शक्ति आधारित है, और दुनिया जो है वो शक्ति से चलती है। और कौटिल्य ये बात पहले समझ गया और उसने अपनी बुक को शक्ति आधारित बुक लिखा। तो कौटिल्य का बहुत महत्व है इस तरह से। अब आखिरी में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कौटिल्य ने कहा था कि गुप्तचरों की संख्या 9 बताई थी। ये सब पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो गुप्तचर 9 थी संख्या उनकी। प्रशासनिक विभाग, प्रशासनिक विभाग की संख्या जो थी उस समय कुछ 18 थी। प्रशासनिक विभागों की संख्या 18 बताई है, बिल्कुल सही। तो 18 प्रशासनिक विभाग बताए हैं उसने। ठीक है, 13 प्रकार के कानून बताए, 13 प्रकार के कानून होंगे। ठीक है, 40 प्रकार के भ्रष्टाचार, मतलब इतने 40 प्रकार से भ्रष्टाचार हो सकता है कौटिल्य बोला। ठीक है, इतना डीपली वो उस पर अध्ययन किया था कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो सकता है 40 तरह से।
तो वो जैसे जो प्रशासनिक विभाग हैं उनको अलग अलग उसके अध्यक्ष से थे। जैसे सीता अध्यक्ष था, वो ज़मीन और खेती की खेती का जो डिपार्टमेंट है, ज़मीन है, ये देखता था सीता अध्यक्ष। एक रूप दर्शक होता था, वो सिक्कों को देखता था, है ना। उसी तरह से समाहर्ता होता था, वो राजस्व इकट्ठा करता था। तो अलग अलग विभाग हैं। ठीक। तो इस तरह से हमने कौटिल्य के बारे में जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें हैं लगभग सभी देख ली है। कुछ थोड़े मोड़े फैक्ट्स बचते हैं जो आ, मैं डाल भी दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, और जो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो डाल दूंगा। लेकिन क्वेश्चन यहीं से आते हैं मुख्यतः। तो धन्यवाद इतना लंबा वीडियो देखने के लिए। अभी तक का ये मेरा सबसे लंबा वीडियो, अगर आप अभी से तक देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।